हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका पीएसपी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया, जिसका हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, यह आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 6 मार्क्स का आएगा। यानी यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। तो उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि दक्षिण एशिया शब्द से अभिप्राय क्या है, दक्षिण एशिया शब्द का अर्थ क्या है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि आपके सामने यहां 7 देशों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, ये 7 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश हैं। इन 7 देशों के लिए ही एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और वह शब्द क्या है? दक्षिण एशिया। क्या शब्द है वह? दक्षिण एशिया। ये जो दक्षिण एशिया शब्द है, ये इन्हीं 7 देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल हो तो आपको यह समझ जाना है कि यहां दक्षिण एशिया से अभिप्राय इन 7 देशों से है, जिसमें भारत शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव भी शामिल है। कई बार हम इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार की भी चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर केवल यही 7 देश हैं जिनके लिए दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस चैप्टर में हम इन्हीं देशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन देशों के अंदर किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही, किस तरीके से इन देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई, और इन देशों के भारत के साथ किस प्रकार के संबंध हैं। इन सारी चीजों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक बात यहाँ समझने की है कि यहाँ हमारी जो किताब का टाइटल है वो है समकालीन विश्व राजनीति, यानी हम यहाँ उन मुद्दों की चर्चा करते हैं जो विश्व की राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो दक्षिण एशिया है, ये जो साउथ एशिया है, ये विश्व राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण और एक अहम किरदार और अहम भूमिका निभाता है। इसका विश्व राजनीति के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हम यहाँ इसकी विश्व राजनीति के अंदर चर्चा कर रहे हैं। 20वीं सदी के अंत में, कब की बात कर रहे हैं? 20वीं सदी के अंत की। 20वीं सदी के अंत में, 20वीं सदी के अंत में यहां जो समकालीन दक्षिण एशिया के देश हैं, इनमें से 2 देश, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, ये 2 देश 20वीं सदी के अंत में परमाणु संपन्न देश बन गए। कैसे देश बन गए? परमाणु संपन्न, यानी इन देशों ने क्या बना लिए? परमाणु हथियार बना लिए। और दक्षिण एशिया के ये दोनों देश उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में, उस सूची में शुमार किए जाने लगे जिसके अंदर दुनिया के परमाणु संपन्न देशों को शुमार किया जाता था। और तभी से ये जो दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र है, ये विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। समय के साथ साथ दक्षिण एशिया शक्तिशाली भी हुआ और समृद्ध भी हुआ, परंतु दक्षिण एशिया के ये जो देश हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर असुरक्षा का और अशांति का माहौल बना हुआ है। इस चैप्टर में हम उन्हीं सब मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इन दक्षिण एशिया के देशों में अशांति और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। तो हम यहां शुरुआत करें, भारत से ही, अपने मुल्क से शुरुआत करें। यदि भारत, तो यहां भारत के परिचय की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि भारत किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तब से लेकर आज तक भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है।
तब से लेकर अब तक भारत ने निरंतर विकास किया है और अपना नाम न केवल भारत दुनिया के परमाणु संपन्न देशों में बल्कि दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में भी अपना नाम शुमार किया है। और लगातार 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के उद्देश्य से भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत यूएनओ के अंदर भी स्वतंत्र रूप से अपने विचार और अपने मुद्दे रखता है। और हम सब जानते हैं जब भारत आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और तभी से भारत के विकास की नींव पड़ी और भारत ने लगातार अपना विकास किया। और आज आप देखेंगे कि भारत 21वीं शताब्दी में दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दुनिया के सारे मुल्क भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, और जो आपके सामने यहां लिखा भी है और वो है बच्चों पाकिस्तान। पाकिस्तान से हम पढ़ना शुरू करेंगे कि किस प्रकार यहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, किस प्रकार यहां बार बार जो शासन व्यवस्था है उसमें बदलाव हुआ। उसके बाद बांग्लादेश की चर्चा करेंगे, नेपाल की चर्चा करेंगे, श्रीलंका की चर्चा करेंगे, भूटान और मालदीव की चर्चा करेंगे और इन सभी देशों के साथ फिर भारत के संबंध देखेंगे और लास्ट में जाके सार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ और 1947 में बंटवारे के बाद ही पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आया। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। मैंने आप लोगों को सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया भी था कि किस प्रकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो 1947 में पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आया। यदि पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची हुआ करती थी। पाकिस्तान के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो है शहबाज शरीफ, जो कि अभी 2022 में बने हैं। इससे पहले वहां के प्रधानमंत्री थे जो कि वहां के पूर्व क्रिकेटर थे इमरान खान। अब हम यहां जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पाक में सेना एवं लोकतंत्र, यानी पाकिस्तान में किस प्रकार लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन समय समय पर किस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थान पर पाकिस्तान के अंदर सैनिक तानाशाही हावी होती रही। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सैनिक तानाशाही का अर्थ होता है बच्चों, जब मौजूदा सरकार को या मौजूदा शासन व्यवस्था को सैनिक और सैनिक टुकड़ियां और सेना के कमांडर, सेना के जनरल उखाड़ फेंकते हैं, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है और सत्ता पर अपना नियंत्रण और कब्जा कर लेते हैं, उसी को तानाशाही कहते हैं। पाकिस्तान में समय समय पर और बार बार ये तानाशाहियां हावी हुई। देखते हैं किस प्रकार पाकिस्तान में शासन व्यवस्था रही। अगर बात करें तब से जब पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आया 1947 की, तो 1947 में ठीक भारत की तरह पाकिस्तान ने भी लोकतंत्र को अपनाया था, पाकिस्तान ने भी बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया था, पाकिस्तान ने भी डेमोक्रेसी को अपनाया था। और पाकिस्तान में ये लोकतंत्र 1947 से मात्र 1958 तक कायम रह सका। आप देखेंगे 1947 से 1958 तक पाकिस्तान में लोकतंत्र रहा और इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान के अंदर 7 प्रधानमंत्री बने। कितने प्रधानमंत्री बने? 7। इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआत से ही पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की नींव कमजोर थी। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो बने वो कौन थे बच्चों? पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, लियाकत अली खान। उसके बाद 1958 में यानी 1958 में पाकिस्तान में पहली बार सैनिक तानाशाही हुई। क्या हुई? सैनिक तानाशाही। और ये सैनिक तानाशाही की किसने थी? वहां की सेना के जनरल अय्यूब खान ने। किसने की थी बच्चों ये सैनिक तानाशाही? जनरल अय्यूब खान ने। कब की थी?
1958 में। और कब तक वो पाकिस्तान के तानाशाह रहे? 1958 से लेकर 1969, यानी लगातार 11 वर्षों तक उन्होंने सैनिक तानाशाह के रूप में पाकिस्तान के ऊपर शासन किया। परंतु जनता के दबाव में आकर 1969 में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद भी 1969 में सैनिक तानाशाही ही जारी रही और पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह बन रहे जनरल याहिया खान। कौन बने? जनरल याहिया खान। कब से कब तक? 1969 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान के तानाशाह रहे जनरल याहिया खान। यानी 1947 से 1958 तक पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम रहा। 1958 में पहली बार तानाशाही हुई और 1958 से लेकर 1969 तक जनरल अय्यूब खान वहां के सैनिक तानाशाह रहे। उसके बाद 1969 से लेकर 1971 तक जनरल याहिया खान वहां के सैनिक तानाशाह रहे और जनरल याहिया खान के शासनकाल में ही, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ। किसको लेकर? बांग्लादेश को लेकर। और जब जनरल अय्यूब खान सैनिक तानाशाह थे तब हमारा भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। कौन सा? 1965 का युद्ध। इसके बाद 1971 में बहरहाल पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम हुआ और 1971 से मात्र 1977 तक, यानी 1971 से लेकर 1977 तक ही पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम रह पाया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने? जुल्फिकार अली भुट्टो। 1971 से लेकर 1977 तक। उसके बाद एक बार फिर 1977 में पाकिस्तान के अंदर तानाशाही आई और 1977 से लेकर 1988 तक रही और अब की बार तानाशाह कौन बने? जनरल जियाउल हक। कौन बने सैनिक तानाशाह? जनरल जियाउल हक। इसके बाद 1988 में एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र कायम हुआ और 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान में लोकतंत्र रहा और इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान के अंदर दो प्रधानमंत्री बने। पहली प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की ही क्या थी? पुत्री थी। और उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने नवाज शरीफ, जो कि आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। उन्हीं के बड़े भाई थे कौन? नवाज शरीफ, जो कि पहले पाकिस्तान के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा फिर 1999 में एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर सैनिक तानाशाही हुई, जो कि 2007 तक चली और ये पाकिस्तान की आखिरी तानाशाही साबित हुई, जो किसने की थी? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। किसने की थी? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। परंतु 2007 से लेकर और अब तक पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र बहाल है, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बहाल है और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। इससे बच्चों एक बात यहां क्लियर होती है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें, लोकतंत्र की नींव बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इसीलिए पाकिस्तान में बार बार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थान पर सैनिक तानाशाही हावी हुई और किस प्रकार समय समय पर वहां की सेना के जनरलों ने पाकिस्तान के शासन पर अपना कब्जा कर लिया। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक बार, दो बार, तीन बार और 4 बार सैनिक तानाशाही हुई। कितनी बार हुई बच्चों? 4 बार। और बार बार लोकतंत्र की स्थापना हुई और बार बार तानाशाही की स्थापना हुई। इसीलिए हमारी हेडिंग थी पाक में सेना एवं लोकतंत्र, यानी पाकिस्तान में कभी सेना का शासन रहा तो कभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही। यहां बात हुई पाकिस्तान की शासन व्यवस्था की। अब बच्चों हम नेक्स्ट पेज से देखेंगे कि पाकिस्तान में बार बार इस सैनिक तानाशाही हावी होने के क्या कारण थे। पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज से देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि किस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, यानी वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में बार बार सैनिक तानाशाही हावी होती रहती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, पाक की राजनीति में सेना, पाकिस्तान, पाक का मतलब है यहाँ बच्चों पाकिस्तान, पाक की राजनीति में सेना, धर्मगुरुओं और जमींदारों का अत्यधिक दखल है।
यानी पाकिस्तान की जो राजनीति है, ये पाकिस्तान की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके अंदर वहां के जो सेना है यानी वहां की जो आर्मी है उसका सबसे ज्यादा दखल है। इसके अलावा वहां के जो धर्मगुरु हैं, इसके अलावा वहां के जो जमींदार हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, इनका पाकिस्तान की राजनीति में इतना ज्यादा दखल है कि यदि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार होती है वो इन तीनों में से किसी के भी हितों को अनदेखा करती है या इन तीनों में से किसी के भी हित पूरे नहीं होते, तो ये तीनों में से जिसके भी हित पूरे नहीं होते वो वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता को भड़काना शुरू कर देते हैं और उसी का ये परिणाम निकलता है कि पाकिस्तान में तानाशाही हावी हो जाती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों की आपसी खींचातानी, पाकिस्तान के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें से किसी का भी उद्देश्य पाकिस्तान का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास करना नहीं है। सभी राजनीतिक दलों ने केवल और केवल अपने विकास पर ध्यान दिया है और वे आपसी खींचातानी में ही लगे रहते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की जनता का पाकिस्तान के राजनीतिक दलों से विश्वास उठ चुका है और वहां की जनता भी यह समझने लगी है कि लोकतंत्र से बेहतर तो सैनिक शासन व्यवस्था है। कम से कम वहां पर इस तरीके की राजनीतिक दलों की खींचातानी तो नहीं चलती। इसके अलावा सरकारों द्वारा निजी स्वार्थ सिद्धि, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सरकारें बनी, जो लोकतांत्रिक सरकारें थी, उन सभी लोकतांत्रिक सरकारों ने केवल और केवल अपने पेट भरने का काम किया है, अपनी पेटियां भरने का काम किया है, पाकिस्तान की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, जिस कारण जनता का लोकतांत्रिक सरकारों से विश्वास उठ चुका है। इसके अलावा भारत और पाक के कटु संबंध, कटु का मतलब है बच्चों खराब, कड़वे संबंध। हम जानते हैं कि प्रारंभ से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक युद्ध भी हुए हैं। पाकिस्तान की जो जनता है वो ये जानती है कि यदि पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही तो वह कभी भी परमाणु हथियारों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। यदि परमाणु हथियारों की सुरक्षा पाकिस्तान के अंदर कोई कर सकता है तो वह पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादियों से परमाणु हथियारों को सुरक्षित रख सकती है। इसीलिए वहां की जनता सैनिक तानाशाही को ज्यादा बढ़ावा देती है। तो बच्चों ये सारे रीजन थे जिनकी वजह से पाकिस्तान में समय समय पर लोकतंत्र के स्थान पर सैनिक तानाशाही हावी होती रहती है। यहां बच्चों आपको जो पॉइंट्स दिए जाते हैं वो शॉर्ट नोट के रूप में दिए जाते हैं, पूरी डिटेल में नहीं लिखवाए जाते। आप लोग इनको घर पर यहां से इन शॉर्ट नोट्स को उतारकर इनको डिटेल में लिखने की कोशिश किया करें, क्योंकि एग्जाम में आपको डिटेल में लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध किस प्रकार के हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रारंभ से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो गर्मजोशी से भरे हुए हैं, कटु संबंध हैं, काफी कड़वे संबंध आप जिन्हें कह सकते हैं, ऐसे संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच हैं। देखते हैं किन किन मुद्दों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष है या संबंध अच्छे नहीं है। तो शुरुआत होती है कश्मीर के मुद्दे से। भारत और पाक के बीच कश्मीर के मुद्दे को लेकर विवाद है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर क्या है विवाद, हम सब जानते हैं। प्रारंभ से ही जब से पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग होकर अपने अस्तित्व में आया तब से लेकर आज तक दोनों के बीच कश्मीर के मुद्दे को लेकर विवाद बना हुआ है, जिसके कारण 1947 से 48 के बीच भी आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। इसके अलावा 1965 में भी इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो चुके हैं, अभी तक 2 युद्ध हो चुके हैं और लगातार दोनों के बीच इसके लिए लेकर संघर्ष है। 1947 से 48 में जो भारत और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ था, जब तक भारत की सेना कश्मीर के अंदर पहुंची तब तक पाकिस्तान के जो कबायली घुसपैठिए थे या आतंकी संगठन थे वो कश्मीर के एक हिस्से पर अपना कब्जा कर चुके थे, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, पीओके के नाम से जानते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है।
तो कश्मीर को मुद्दे को लेकर दोनों के विवाद हैं, दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। दोनों देशों में से कोई भी देश कश्मीर के मुद्दे को लेकर आपस में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कई बार भारत की तरफ से कोशिश भी की गई है, परंतु यूएनओ की मध्यस्थता के बावजूद भी ये मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। अगला दोनों के बीच जो खराब संबंध होने का कारण है वो है हथियारों की होड़। जब भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो भारत को देखा देख पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार बनाए और अपने परमाणु हथियारों के भी परीक्षण किए, और 1990 के दशक में दोनों देश परमाणु संपन्न देश बन गए, जिसके कारण मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वो वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। तो हथियारों की होड़ को लेकर भी दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं है। इसके अलावा सिंधु नदी जल विवाद, सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर भी भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच विवाद है। हालांकि सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संधियां भी हुई हैं, उसके बावजूद भी दोनों के बीच इसके जल बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। इसके अलावा आतंकवाद का मुद्दा, बच्चों ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत का ये कहना है, न केवल भारत का ये कहना है, ये वास्तविकता भी है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन का प्रयोग, अपनी भूमि का प्रयोग पाकिस्तानी सरकारें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाती हैं। पाकिस्तान आतंकियों को अपने यहां शरण देता है, जिस कारण कई बार भारत के अंदर उन आतंकवादियों ने भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम भी दिया है। इसीलिए भारत सरकार का हमेशा से पाकिस्तान की सरकार के ऊपर यह दबाव रहा है कि पाकिस्तान की सरकार अपने यहां आतंकवादियों को शरण ना दे। इसके अलावा पाक द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां, पाकिस्तान के अंदर अनेक ऐसे संगठन हैं, पाकिस्तान के अंदर अनेक ऐसे संगठन हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, परंतु पाकिस्तान की सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, जिस कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। बच्चों ये वह सभी मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। बच्चों ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां से भी परीक्षाओं में सवाल आता है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, या फिर वो आपसे ये पूछेगा कि पाकिस्तान में समय समय पर सैनिक तानाशाही हावी होने के क्या कारण हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से भी सवाल आता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर प्रकाश डालिए, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं उन पर प्रकाश डालिए। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अपनी कॉपी के अंदर डिटेल में लिखने की कोशिश किया करें जो आप लोगों को यहाँ समझाया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।